Hello everyone. हमारी लाइफ की बहुत सी अजीब चीज़ों में से एक ये भी है कि हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। ये हम सब देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जो गुड्स एंड सर्विसेज 20 साल पहले 100 रुपये में मिलता था, उससे अगर हम आज लेने जाते हैं तो हमें करीबन 160 रुपये खर्च करना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि 1958 में जो चीज़ें खरीदने के लिए हम 120 रुपये देते थे, उसी की कीमत आज 1000 रुपये से भी ज़्यादा है, अराउंड 100 टाइम्स ज़्यादा। पर ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ समय के साथ महंगी क्यों होते जा रही है? तो आपको बता दें कि ये हमारे प्यारे इन्फ्लेशन का कमाल है। इनकी वजह से ही साल दर साल चीज़ें महंगी होती जा रही हैं हम सब के लिए। तो ये इन्फ्लेशन होता क्यों है और क्या ये सच में एक बुरी चीज़ है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन, इसे समझने के लिए सबसे सिंपल सा डेफिनेशन ये हो सकता है कि जिस रेट से करेंसी अपना वैल्यू लूज़ करती है और महंगाई बढ़ती है, उस रेट को ही इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। इसे हम परसेंटेज में मेजर किया करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन होता क्यों है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल का ज़रिया लेंगे। सपोज़ अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसके बारे में आपके सभी दोस्त बात करते रहते हैं और उसकी कीमत अराउंड 1 लाख रुपए है, जो फ़िलहाल आपके बजट के बाहर है। और उस शॉप ओनर के पास भी प्रोडक्ट के स्टॉक लिमिटेड है। मान के चलते कि सिर्फ 10 पीसेस ही है। अब पहले केस में मान लो कि आप जो जॉब करते हो उसकी सैलरी आज किसी भी रीज़न से डबल हो जाती है। अब इस केस में सैलरी डबल होने की वजह से आपकी परचेसिंग पावर यानी कि चीज़ अफोर्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है और आप अभी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं या इनफैक्ट ख़रीद लेते हैं 1 लाख रुपए में। अब दूसरा केस मान लीजिए कि आपके सभी दोस्तों की सैलरी डबल हो जाती है और अब आपके सभी फ्रेंड्स उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जाते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। पर उस शॉप ओनर के पास सिर्फ 10 ही पीसेस है, जिससे सप्लाई कम हो जाती है और इस डिमांड सप्लाई की गैप के चलते वो ओनर उस 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट को 20% महंगा बेचने लगता है, जिससे उसकी प्राइस 1,20,000 रुपये हो जाती है। अब इससे 20% इन्फ्लेशन बोलेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए था, पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन नहीं बोलते। जब पूरे कंट्री की इकोनॉमिक में ऐसी सिचुएशन होती है और पूरे देश में महंगाई बढ़ती है, उस कंडीशन में इस टर्म यानी इन्फ्लेशन का यूज़ होता है। मेनली इन्फ्लेशन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। इसमें पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे तो नाम से आपको समझ आ ही गया होगा कि ये इन्फ्लेशन के टाइप्स कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पिछले एग्जाम्पल में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ही समझा था एक्चुअली, कि कैसे प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई के कारण उसकी प्राइस बढ़ती है, बिकॉज स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। इसका सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल है कोरोना क्राइसिस एंड लॉकडाउन, जहां चीज़ों की सप्लाई कम होने के कारण प्राइस बहुत ही हाई हो गए थे। ऐसा सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब लोगों की डिमांड बढ़ जाते हैं और मार्केट में उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए इनफ सप्लाई नहीं रहता है, जिस वजह से लोग प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा पे करने को भी रेडी हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब दूसरा हम देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है जब प्राइस बढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स की, यानी जिनको आगे हम प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया करते हैं। इनके प्राइसेस बढ़ने से उन पे डिपेंडेंट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सभी के प्राइसेस बढ़ते हैं और इसे इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूशन मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन एंड स्टील, जिन्हें बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होती है। जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनसे बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइक व्हीकल्स, होम अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स,
इलेक्ट्रिकल वायर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा सबके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो तीसरा जो है हमारा बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन डिमांड पुल या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के चलते या इनके होने के बाद क्रिएट होता है। पर ये होता क्यों है? इसके पीछे का मेजर रीज़न आप इन्फ्लेशनरी एक्सेप्शन को बोल सकते हैं। इससे ऐसा समझते हैं कि इस पैंडमिक में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सामना किया है, पर हमें नहीं पता कि ये इन्फ्लेशन पूरी तरह ख़त्म हुआ भी है कि नहीं। अब हम कुछ हद तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद हमें इन्फ्लेशन का दोबारा सामना करना पड़े। इस एक्सपेक्टेशन को ही इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे समझते हैं, ठीक है। जब लोगों को लगता है कि आगे फ्यूचर में इन्फ्लेशन आ सकता है, तो इससे निपटने के लिए वो अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक्स को स्टोर करने लगते हैं, जिससे कि उनको अगर आगे इन्फ्लेशन आता भी है तो उसका सामना ना करना पड़े। पर अगर सब यही माइंडसेट से चले तो इससे डिमांड सप्लाई का गैप दोबारा बढ़ जाएगा, जिससे कि दोबारा हमें इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ ट्विस्ट ये रहेगा कि इस बार इन्फ्लेशन उसको अवॉइड करने की वजह से हुआ होगा। However, little bit of inflation is required, वरना हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। अब डिस्कस करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन ना हो यानी ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एज्यूम करिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और वो अच्छी तरह से ऑपरेट भी हो रहा है, सब सही चल रहा है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी एकदम राइट है और आपका प्रोडक्शन यूनिट भी स्मूथली वर्क कर रहा है। अब 1-2 साल बाद अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको और ज़्यादा मैन पावर, मशीन और स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, विच मीन्स आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे में आप रिक्वायर्ड कैपिटल रेज करने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दोगे, वरना आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने प्राइस को ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है ना। तो अब इन्फ्लेशन अगर नेगेटिव में हो तो ऐसे सिचुएशन को डिफ्लेशन बोलते हैं। इस कंडीशन में चीज़ों की प्राइस साल दर साल कम होते जाती है। ऐसे में पब्लिक अपने पैसों को स्पेंड नहीं करना चाहेंगे, सब अपने पैसों को सेव करते हैं क्योंकि अब पैसों की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाती है, यानी लोग अपने पैसे कम खर्च करेंगे, जिससे बिजनेस लॉस में चली जाएगी और लोग अपनी जॉब खो देंगे। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इसी से हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ बेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो उनके लिए ये रेट 2% है, जिसे डेवलप्ड नेशंस के सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वही हमारे इंडिया में ये फिगर 4% विद मार्जिन ऑफ ±2% है, यानी अराउंड 2 to 6% के बीच में रहे तो उसे एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट माना जाता है। तो अब अगर सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? इसके कई तरीके हो सकते हैं। वैसे तो कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और इंडिया के केस में ये सेंट्रल बैंक है RBI। वो इस इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के या कम करके। यानी अगर अपने इंटरेस्ट रेट को RBI बढ़ाएगा, जिससे रिपो रेट कहते हैं, जिससे बाकी बैंक्स को लोन दिया जा रहा है, तो कम बैंक्स लोन लेना चाहेंगे और वो बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, जिससे कम लोग लोन लेना चाहेंगे, जिससे कि कम पैसे सर्कुलेशन में आएगा और ऐसा होगा तो इन्फ्लेशन नीचे जाएगी। और अगर RBI अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा तो ज़्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे, जिससे ज़्यादा पैसे सर्कुलेशन में आएगा और इससे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। ऐसे इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके इन्फ्लेशन मेनली कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।